ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए मार्च का मध्यकाल क्या खबर लेके आ रहा है। देखिए, मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो जो मार्च का मध्यकाल जो है, मार्च का विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तो हो क्या रहा है कि समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वही विभिन्न ग्रहों में परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल और शनि का एक साथ युति होने जा रही है, साथ साथ शनि उदय होने जा रहे हैं। मीन में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ इस मार्च के मध्यकाल में योग बनाने वाले हैं। और यह आपकी राशि के अनुसार से यदि देखा जाए तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रभावों, ग्रहों के अनुसार से ये खेल होने वाला है। मंगल शनि का जो योग अपने आप में बनने वाला है, यही विशेष तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अनुसार से। लाभ वाले स्थान में जाकर आपकी राशि के स्वामी जो है शनि के साथ युति बनाने जा रहे हैं। शनि मंगल की युति कभी अच्छी नहीं होती है। ये योग जो है ना, भूकंप, दुर्घटनाओं का, विशेष तौर पर वाहनों का आपस में विशेष तौर पर भिड़ंत का योग दिखाता है। और इसके साथ साथ क्रूर पाप ग्रह जो हैं वो विशेष तौर पर कई ग्रहों की रवि और राहु की युति जो हो रही है, वो जो संग है वो अनहोनी का योग बनाती है। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, आपके जीवन में क्या कुछ करने वाला है, और साथ साथ होलाष्टक भी आरंभ होने वाले हैं इन्हीं मार्च के मध्यकाल में। तो समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से आपके लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और ऐसे में आपको कौन से खास उपाय किन तिथियों में कर लेने चाहिए। 16 मार्च की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर रहेगा, सप्तमी तिथि रहेगी और शनि होने जा रहे हैं उदय। मंगल परिवर्तित हो चुके, अब शनि उदय होने जा रहे हैं। रात को 9:41 पर शनि का उदय होने का योग चल रहा है। पिछले करीब यदि हम बात करें तो 30 दिनों से शनि चल रहे थे अस्त। अब सूर्य से दूरी बनाकर सूर्य आगे चले गए हैं और शनि के अपने पुत्र के घर से निकलकर आगे चले गए और ये शनि को उदय करते दिखाई दे रहे हैं। और ये शनि का उदय होना तो अच्छा है, लेकिन मंगल के साथ युति करना ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो मन को शांत रखते हुए, लालच न करते हुए कार्य करने की जरूरत। सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है और ध्यान रखिएगा, ये सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से लेकर करीब शाम को करीब 4:50 तक का योग रहेगा। तो ये अच्छा है, ये आखिरी मुहूर्त है। आने वाले फिर 8 दिनों में होलाष्टक हो जाएगा। तो इस दिन कोई नया कार्य आरंभ करना है तो होलाष्टक से बचते हुए इस दिन कर लीजिए। वैसे शादी इत्यादि के लिए तो मुहूर्त बंद हो चुके हैं क्योंकि खरमास चालू हो गया है, लेकिन फिर भी कोई बहुत आवश्यकता हो तो इस मुहूर्त का लाभ आप ले सकते हैं। फिर 8 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं बनने वाला, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत। शनिवार का अवसर है, शनि हो रहे हैं उदय शनिवार के दिन। तो कोशिश ये करें, शनि को मनाने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 मार्च का दिन बड़ा विशेष है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर सुबह 4:25 पर मिथुन राशि में जाने वाले हैं और ये आपके लिए पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन आपके अपने पुरुषार्थ के अनुसार से आपको सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी दिशा भटकती दिखाई दे रही है, लोगों के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, फालतू के काम आपके जिम्मे लगते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अपने को थोड़ा सा काम करने का प्रयास कर लीजिए। समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, इसलिए समय का सदुपयोग करने की आपको खास ज़रूरत है। होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं इस दिन से, ये होलाष्टक 25 तारीख तक चलने वाले हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं अंदर वो आपको अहित पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में होलाष्टक से बचने के लिए आप अपनी नज़र इत्यादि से बचते हुए कार्य करें, लोगों की नज़र आपको लग सकती है। ऐसे में भगवान बटुक भैरव जी की आराधना नित्य पते करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का जप कीजिए। भगवान बटुक भैरव की आराधना करें, शिव का ध्यान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए उन्नति के योग बनेंगे। 18 मार्च से ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो भी समझ लीजिए। सोमवार का अवसर 9वीं तिथि है और साथ साथ आपके ग्रह योग कुछ मामलों में अच्छे हैं, कुछ मामलों में खराब है। पुरुषार्थ और स्वार्थ, मैंने 2 शब्दों का उच्चारण किया। इन्हीं से आपके काम बनेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा, तब जाकर कार्य कर पाएंगे। ज़्यादा उदार मत बनिएगा। ग्रह आपके उदारता के कारण से, आपके ग्रह ऐसे चल रहे हैं जो महत्वाकांक्षा बढ़ने के कारण से कहीं ना कहीं कष्ट फंसा सकते हैं। लालच मत कीजिएगा, लालच में दोनों गई माया मिली न राम, यही सबसे बड़ा उपाय है। शिव का ध्यान करें, शिव का स्मरण करें, शिव का अभिषेक करें, इससे आपके लिए किस्मत से रास्ता बनने के योग बनेंगे। वहीं 19 मार्च की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर है, 10वीं तिथि है और ग्रहों का योगायोग
परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा जो है दोपहर के समय, मध्याह्न के समय 1:40 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे, कर्क राशि में आएंगे और ये आपकी राशि के अनुसार से थोड़े से स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है आपको। ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से इशारा करता है उसके अनुसार से यदि समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगलवार का अवसर है, चना और गुड़ का यदि भोग लगाकर उसका वितरण करेंगे, प्रसाद बांटेंगे तो आपके लिए कष्ट दूर करने का योग बनेगा। वहीं 20 मार्च की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ये एकादशी बेहद खास तिथि है। आंवला एकादशी कहा जाता है इस तिथि को। आरोग्यता प्रदान करने वाला अवसर है। थोड़ा सा ग्रह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं भारी हैं, ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन करें, आंवले का समर्पण भगवान को करें और आंवले को जो प्रसाद रूप में ग्रहण करें, उसके बाद उस आंवले को ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए कोशिश ये करें भगवान को अर्पित करें। उसके बाद इसी मंत्र का श्रवण करते हुए प्रसाद का भक्षण करें। कहा जाता है कि इस आंवला एकादशी के दिन यदि कोई भक्त विशेष तौर पर आंवले के पेड़ के नीचे जाके ही प्रसाद का आंवले के रूप में भक्षण कर ले और भगवान का, विष्णु का ध्यान करते हुए, तो आरोग्यता प्राप्त करने के योग बनते हैं, कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इस एकादशी के दिन इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी ग्रहजन की बात करें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ उम्मीद जगाने के योग बना रहे हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों को, ये तो जो हम आपके लिए योगा योग बना रहे हैं, बता रहे हैं, ये विशेष तौर पर समझ लीजिए ये तो गोचर का प्रभाव है। अब आपकी जन्मपत्री के अनुसार से कैसा ग्रहों का योगा योग बन रहा है, इसके लिए आपको अच्छे से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उसके लिए आपकी जन्मपत्री को समझने की ज़रूरत है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है। हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं राशि वाले भी देख सकते हैं, मेष राशि वाले भी देख सकते हैं और मेष लग्न वाले भी इसको समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि लग्न अलग होती है, राशि अलग होती है। जब ज्योतिषीगण आपकी जन्मपत्री पर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को चुपचाप एनालाइज करके फिर आपको बताते हैं। लेकिन आप यदि ज्योतिष में की जानकार भी हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से समझ लें। तो लेकिन आपको भविष्य में देखने के लिए यदि आप ज्योतिष के हमारे कार्यक्रम देखते हैं तो जिनकी राशि है मेष वो भी देख सकते हैं, लेकिन आपकी लग्न कौन सी है उसके अनुसार भी उस लग्न को समझेंगे तो आपको अपने भविष्य के बारे में समझ में आना शुरू होगा कि इन गोचर राशियों के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव आपको समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा सुझाव ये है कि अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद दशाएं कौन चल रही, महादशाएं कौन सी चल रही, ग्रहों की स्थिति इंटरनल तौर पर षडवर्ग में, षोडश वर्ग में किस प्रकार की हैं और कौन से ग्रह अस्त हैं, कौन से ग्रह उदय हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके जन्मपत्री के अंदर, तो उन सब का प्रभाव भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज, नहीं तो 12 भावों में, 12 राशियों में पूरे विश्व को विभाजित करके ओवरऑल तो समझ में आती है, लेकिन स्थिति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। उसके लिए डीप जन्मपत्री की एनालाइज करने की आवश्यकता होती है। उसको समझेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समय का लाभ ले सकते हैं। जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं ना, वो जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त करने के योग बनाते हैं। ज्योतिष एक बहुत चमत्कारिक विज्ञान है। तो ये सिद्धांत जो हमने आपको समझाए हैं, आप इनका अवश्य सहारा लेने का प्रयास करें। हमने ये संस्थान अपना विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ हमारा बहुत बड़ा आश्रम है दिल्ली के अंदर, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में इस आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में की गई और यहाँ विभिन्न पराविद्याओं पर शोध आज भी चलता है। विभिन्न पराविद्याओं पर शोध करने के उपरांत चाहे ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, मंत्र विज्ञान के अंतर्गत, यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत, योग के अंतर्गत, आयुर्वेद के अंतर्गत हमने बहुत बड़ा शोध संस्थान यहाँ स्थापित किया है और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा 100 बेड का आयुष का हॉस्पिटल, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इन सब को मिश्रित कर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जितनी भी भारतीय पराविद्याएं हैं, योग, चिकित्सा विज्ञान है, उन सब का एक शोध संस्थान यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कैसे आप अपने ग्रहों को समझ सकते हैं, इसके ऊपर भी वर्षों से विभिन्न शोध कार्य चलते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है। हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आज भी, यानी पिछले करीब 50 वर्षों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आज भी वो व्यवस्था चलती है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने जिस प्रकार का व्यवस्था बनाई थी और नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन और विभिन्न उत्सवों के दिनों में आप उन सब कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं और विभिन्न मंत्र अनुष्ठान भी करके हमने देखा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि लोग महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि विभिन्न मंत्रों के अनुष्ठान लोग करते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से करके देखा, ये चमत्कारिक मंत्र विज्ञान कार्य करता है। यज्ञ के द्वारा यदि अनुष्ठानों को किया जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्यक्ष रूप से कर्म कर दिखाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मुकदमे चल रहे हैं, कई परेशानी है, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान समय समय पर हमने करके देखे। मंत्र बिल्कुल चमत्कारी है, विधि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि सही विधि से करा ना जाए तो
को कार्य नहीं करते हैं और फिर लोगों के मन में अविश्वास भी उत्पन्न होता है। लेकिन हमने अपने संस्थान में यज्ञ इत्यादि को कर लोगों के लिए विभिन्न अनुष्ठान समय समय पर करके भी देखा है, तो वो सब 4 कार्य बिल्कुल बहुत अद्भुत तरह से चमत्कारी ढंग से कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। इस संस्थान पर माँ भगवती का एक बहुत जबरदस्त शिव विग्रह विराजमान है जो 500 साल पुराना है, और मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था 1947 से पहले। जब भारत में विभाजन हुआ तो वहाँ से एक महानुभाव हमारे उस भगवती के शिव विग्रह को भारत में लेके आए, और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में माँ भगवती का वो चमत्कारी शिव विग्रह है जिसका आप दर्शन आप अभी इस वक्त हमारे स्क्रीन पे कर रहे हैं, वो साक्षात वहाँ विराजमान है। चमत्कारी शिव विग्रह भगवती का, देखिए कहते हैं ना पत्थर भी चल के आते हैं। माँ भगवती स्वयं आशीर्वाद देने के लिए हमारे पिताश्री के जीवन में स्वयं पदार्पण किया, और आश्चर्य उनके जीवन में आध्यात्मिक तौर पर परिवर्तन उस दिन से आरंभ हुआ, और हमने वो प्रभाव स्वयं देखा है। माँ भगवती का दर्शन आप भी कर रहे हैं, और आइए विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ में भाग लें। देखिएगा माँ भगवती की कृपा से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, माँ भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। जिन्होंने भी माँ भगवती का दर्शन कर उनके सानिध्य में यज्ञ किया, पूजा की, पाठ किया है, हमने देखा है कि बहुत लंबे समय से अनुभव है हमारा, एक नहीं, दो नहीं, हजारों सैकड़ों लोगों के मनोकामना पूर्ण हुई हैं। आपकी भी मनोकामना पूर्ण होंगी। आश्रम में बहुत सारी गतिविधि चलती हैं, नित्य प्रति जैसा हमने कहा 8 घंटे यज्ञ चलता है, रुद्राभिषेक चलता है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान चलते हैं, हॉस्पिटल का एक संस्थान है, गौशाला है, और विभिन्न सेवा कार्य समय समय पर किए जा रहे हैं। उन सबका हम आप सबके समक्ष समय समय पर उन सब चीज़ों के बारे में बताते भी रहते हैं। तो आशा है आप हमारे इस संस्थान में आएंगे। हमारा विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुनापार में स्थित है, और हमारी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, vivekanandnichecure.com, acharyavikramanand.com, इन सब वेबसाइट्स पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको अपनी कोई निजी समस्या का विचार करना है तो उसके लिए भी हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।